वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी जनूबी वजीरिस्तान में खारजी दहशत गर्दों के हमले में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद को IED धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। खारजी दहशत गर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। दहशत गर्दों ने हमला किया है। जनूबी वजीरिस्तान में खारजी दहशत गर्दों के हमले में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद को IED धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। खारजी दहशत गर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया है। फितना अल खवारिज की जानिब से कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान में की गई है, जहाँ पर हमले में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए हैं। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद को IED धमाके के जरिए निशाना बनाया गया है। फितना अल खवारिज की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भी मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब जो फितना अल खवारिज ने कार्रवाई की है जिसके मुताबिक आलम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाया गया। IED धमाके में ज़ख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। और जनूबी वजीरिस्तान में खवारिज के हमले में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए हैं। खवारिज ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को जनूबी वजीरिस्तान में निशाना बनाया। चेयरमैन उलमा कौंसिल जाहिद महमूद कासमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं फितना अल खवारिज की जानिब से, एक तो उससे उनका एजेंडा वाज़े हो रहा है, दूसरा उनका असल चेहरा भी बेनकाब हो रहा है। आप क्या कहेंगे अलामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनूबी वजीरिस्तान में मौलाना सुल्तान मोहम्मद की शहादत और उनकी मासूम बच्ची की शहादत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आए रोज़ दहशतगर्द कभी वजीरिस्तान में, कभी जनूबी वजीरिस्तान में, कभी वाना में, कभी डेरा इस्माइल खान में ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो आइन पर यकीन रखते हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम की बात करते हैं, जिन्होंने हमेशा मुल्क के अंदर अमन और सलामती और वहदत की बात की है। ऐसे लोगों को निशाना बनाना, इसकी न आइन इजाज़त देता है, न इखलाक इजाज़त देता है, न दीन इजाज़त देता है। ये फितरतुल खवारिज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है और दुश्मन के हाथों ये खेल रहे हैं। इनके खिलाफ रियासती इदारों को बिला तफरीक कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के तमाम उलमा, तमाम दीनी जमातें, तमाम मजहबी जमातें अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं और इन दहशत गर्दों का कला कमा करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ठीक। अच्छा कासमी साहब, आम शहरियों को तो निशाना बनाया ही जा रहा था फितना अल खवारिज की जानिब से, अब उलमा को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे एक बात वाज़े हो रही है कि पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते हैं। देखें, एक आलम दीन का कत्ल पूरे आलम का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो दहशत गर्दों के जो अज़ाम हैं बहुत ख़तरनाक हैं। इस्लाम के नाम पर ये खून की होली खेल रहे हैं। इस्लाम कतन ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देता। कुरान और शरीयत कतन ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देती। कुरान ये कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर किसी ने एक इंसान की जान ली, समझो उसने पूरी इंसानियत का कत्लेआम किया है। उलमा को निशाना बनाना मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मुतरातब है। तो लिहाजा उलमा, दीनी जमातें, मजहबी तबक़ात हुकूमत से, रियासती इदारों से मुतालबा करते हैं कि फितरतुल खवारिज का कला कमा किया जाए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद महमूद कासमी साहब, चेयरमैन मरकज़ी उलमा कौंसिल पाकिस्तान, ARY न्यूज़ से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि रियासती इदारों की जानिब से वाज़ेह कार्रवाई होनी चाहिए। शाह अवैस नौरानी साहब, मजहबी स्कॉलर, हमें ज्वाइन किया आपने। शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप जिस तरह कार्रवाई की गई है ये फितना अल खवारिज की जानिब से आम शहरियों के बाद अब उलमा को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक तो मजहबी मुनाफरत पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं, दूसरा दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आज मौसूल हुई और ये दहशतगर्दी की जो वारदात यहाँ हुई है और इसमें उनकी जान का नुकसान हुआ और लोग जो ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये एक फितना ख़वारिज हो या फितना अंदरूनी हो या ख़वारिजी हो, इसके कोई हमें लेना देना नहीं है। हमारा तो लेना देना ये है अब कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों की डिमांड है
اپنی حکومت سے اور اپنی مسلح افواج سے کہ ونس اینڈ فار آل اس فتنے اور اس دہشت گردی کی لپیٹ میں جو اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اس کو اب ختم کیا جائے اور فوری طور پہ آپریشن کر کے پورے ملک سے ان دہشت گردوں کو صفایا کیا جائے. اس لیے کیونکہ ہم نے اور ہماری اس قوم نے اس مسلح افواج کی نے اپنی جانوں کے گرانے دے کے اس ملک کو ہر چیز سے قربانی دے کے بچایا اور اس کی حفاظت کی. آئندہ کے لیے اس قوم کو اب خوشخبری دے ہماری مسلح افواج کہ اب کہ اس دہشت گردی سے ہم آزاد ہو گئے. اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب اور کوئی مسلک نہیں ہوتا, نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے, نہ ایمان ہوتا ہے, نہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق ہوتا ہے. دہشت گرد ایک دہشت گرد ہے, اس کو اسی طرح ہینڈل کیا جائے جیسا وہ دہشت گرد ہے. اسی لیے ان کو فوری طور پر ان کو اس ملک سے اس زمین سے ان کے خلاف آپریشن کر کے, ماضی میں جو آپریشن ہوئے وہ مصلحتوں کے شکار بھی ہوئے, مگر اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی افواج کو وداؤٹ اینی کمپرومائز, وداؤٹ اینی ifs and buts ان کے خلاف آپریشن کر کے اس ملک کو ایک کلین چٹ دی جائے قوم, تاکہ خوشی کی لہر دوڑے اور قوم آزاد ہو اس دہشت گردی سے جو اس ملک کے اندر فساد اور فتنہ مذہب کے نام پہ پھیلا رہے, ان سے ہمیں آزادی دی. سربراہ جمعیت علماء پاکستان شاہ اویس نورانی صاحب, آپ ARY سے بات کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں جدید مشق کے ذریعے روایتی اور خودکار پلیٹ فارمز کا مظاہرہ کیا. ISPR کے مطابق ورٹیکل لانچنگ سسٹم کے ذریعے سطح آب سے فضا میں مار کرنے والے میزائل LY-80N کو فائر کیا. مشق کے دوران نیول آپریشنز میں لوئٹرنگ میونیشن کے کامیاب استعمال کا مظاہرہ کیا گیا. میزائل نے کامیابی کے ساتھ انتہائی تیز رفتار فضائی ہدف کو نشانہ بنایا. سطح سمندر پر ہدف کو کامیابی سے تباہ کیا. میزائل فائرنگ کا کامیاب تجربہ پاک بحریہ کے جدید ہتھیاروں کی حربی صلاحیت کی توثیق ہے. مشق میں کھلے سمندر میں خودکار ویسلز کے کامیاب آپریشنز کا تجربہ بھی کیا گیا. چیف آف نیول سٹاف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا. کہا کہ پاک بحریہ کی مشق جدید بحری جنگ کے بدلتے تقاضوں کی طرف سنگ میل ثابت ہوگی. پاک بحریہ پاکستان کے سمندری دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیاں. شمالی وزیرستان اور ضلع کرم میں بھارتی پراکسی فتنہ خوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج مارے گئے. ISPR کے مطابق خوارج کی موجودگی کے اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا. شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 6 خوارج مارے گئے. سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرم میں ایک اور مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جس میں 5 خوارج ہلاک ہوئے. خوارج سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا. یہ خوارج سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. صدر مملکت وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے KP میں فتنہ الخارج کے 11 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. صدر آصف زرداری نے کہا فتنہ الخارج کے خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی. قوم کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کردار قابل تحسین ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب آپریشنز پر افسران اور جوانوں کی پذیرائی کی. کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. بہادر جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ KP میں فتنہ الخارج کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. پاک امریکہ افواج کی 13ویں انسپائرڈ گیمبٹ 2026 مشترکہ مشقوں کا آغاز ہو گیا. پبی کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر میں 9 جنوری سے شروع ہونے والی مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی. ISPR کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں ہونے والی مشقوں کی افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی. مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات اور اشتراک کے ذریعے تعاون بڑھانا ہے. مؤثر انداز دہشت گردی آپریشنز کے ذریعے ضروری حکمت عملیوں، تکنیکیوں اور طریقہ کار کو مزید بہتر بنانا ہے. جنگ کے دوران نشانہ بازی کی مہارتوں، ایک دوسرے کے آپریشنل نظریات اور بہترین طریقوں کو سمجھنا ہے. مشترکہ تربیتی مشقیں سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے، پیشہ ورانہ فوجی معیار بہتر بنانے اور انسداد دہشت گردی کے پیچیدہ ماحول میں دونوں افواج کی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں اہم ہیں.
पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इराक का सरकारी दौरा किया। इराकी फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहनाद गालिब से मुलाकात हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को इराकी हेडक्वार्टर्स पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों अफवाज के दरमियान दो तरफा फौजी ताउन और मुश्तरका तरबियत बढ़ाने पर बातचीत की गई। पाक फजाइया ने इराकी फजाइया को तरबियत और सलाहियत साजी में ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों कमांडर्स ने मुश्तरका मशकों और तरबियती प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। इराकी एयर चीफ ने पाक फजाइया की पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ की। इराकी एयर चीफ ने JF-17 थंडर फाइटर और सुपर मुशाक ट्रेनर तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम में किरदार को भी इराकी अफवाज ने सराहा। तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने का ख्वाह। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा, पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरक़ वस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। खित्ते के तनाज़ात ने मुल्कों को मजबूर किया कि दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से हिकमत अमली बनाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक एक मुल्क पर जारहियत दोनों मुल्कों पर जारहियत तस्वुर की जाएगी। ये शिक नेटो इत्तेहाद के आर्टिकल 5 से मुमासलत रखती है। तुर्की पहले ही नेटो इत्तेहाद का रुकन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की की पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत की बात अगले मरहले में दाखिल हो गई है। तीनों मुल्कों में मुआहदा जल्द मुमकिन है। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियाँ एक हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। आवाम से मुशावरत के बाद अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे, ये बताना है वज़ीर तालीम पंजाब का। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। कहिए हसन। जी, तलबा की सेहत की बेहतरी के लिए वज़ीर तालीम पंजाब ने एक बड़ा फैसला ये किया है कि उन्होंने मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा करने का जो है फैसला कर लिया है और वो बढ़ा दी हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन पब्लिक हो जाएगा। इसके मुताबिक अवामी मुशावरत से उनका कहना है कि अब तालीमी इदारे 19 जनवरी को खुलेंगे। फैसला मौसम सरमा की शिद्दत के तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अवामी सर्वे में तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तोसी के हक में राय दी, जबकि 13% अफराद ने 12 जनवरी के हक में राय दी। और वज़ीर तालीम पंजाब ने इस सूरत हाल को देखते हुए, तो ऑनलाइन पोल सिस्टम को देखते हुए फैसला किया है कि एक हफ्ता तोसी यानी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और अब 19 जनवरी को दोबारा स्कूल खुलेंगे। जी, शुक्रिया आपका हसन। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हैदराबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल कराची में जलसा हर हाल में होगा। बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट का टास्क दिया था, उसे उरूज पर लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है फ्री मूवमेंट दी जा रही है। ये भी कहा गया था कि हम जलसा करने देंगे, लेकिन रिटर्न इजाजत नहीं मिली। उम्मीद है कि वो रिटर्न इजाजत भी दे देंगे। जलसा हर हाल में होगा। इमरान खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ूं। जिस तरह हम जा रहे हैं, जल्द ये तैयारी पीक पर होगी। मुज़ाकरात की बात है, वो मैंडेट महमूद चगज़ई साहब को और अलामा साहब को दिया गया है, तो वो जो डिसाइड करेंगे तहरीक इंसाफ उसके साथ शामिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक और सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जाली मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ मैं ये कहूंगा कि अवामी ताकत की और अवामी मैंडेट की कदर करें। बाक़ी जिना विफाक के मातहत है। हमने बाहर जलसे के लिए हामी भरी है। PTI को इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और बदकलामी से इज्तनाब करना पड़ेगा। जमहूरी तरीके से कोई भी काम होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वज़ीर आला और पूरी सिंध हुकूमत वज़ीर आला KP को सहूलतें दे रही है। हमने PTI से कहा कि सड़कों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। उन्होंने हमारी बात को समझा और फैसले पर नजरसानी भी की। पॉलिटिकल एक्टिविटी पे पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी कोई पाबंदी नहीं रही। अगर पुरअमन उनकी जो भी एक्टिविटी होगी उसको सपोर्ट करेंगे। CM सिंध और हम सब लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर जमहूरी तौर पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो पीपल्स पार्टी उसको नहीं रोकती। हमने इनसे भी कहा रोडों पे नहीं होना चाहिए। अगर आप रोड बंद करेंगे लोगों को तकालीफ होगी, तो जिस पर उन्होंने नज़रसानी भी की। PTI को इस चीज़ की ज़रूरत भी है, वो इस तरह का अपना रवैया रखे, आगे के लिए भी उनके लिए राहें खुलें। PTI से सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर वैसे ही हैं। अब भी PTI का जो तर्ज अमल है वो आप सबके सामने है। इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का सिलसिला आ जाता है, बदकलामी भी कह लें उसको, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे इज्तनाब करना पड़ेगा। जो अभी इन्होंने दी है कॉल
फरवरी की। इस तरह की कॉल से जो पीटीआई के सपोर्टर हैं उनको मुश्किलात में ना डालें। पीटीआई का फ्यूचर बिल्कुल है, लेकिन जब वो पुरअमन सियासत करेंगे, जिना ग्राउंड जो है वो वैसे फेडरल के उसमें आता है। बाहर जो परमिशन के लिए हमने हामी भरी है, हमारी पूरी कोशिश है कि वो परमिशन दे। वज़ीर आला केपी का शहर कायद में कराची वालों ने नहीं, गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों ने इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत से पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त न देने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मा ने यह भी दावा किया कि अनकरीब गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून का होगा। अवाम ने सीएम केपी को मुस्तरद कर दिया। जिस तरह एयरपोर्ट पे आम जो जहाँ पे लोगों का भी आना जाना होता है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, सड़कों पे ब्लॉक करने की कोशिश की। अगर एक कहीं इज्तिमा हुआ, वहाँ गैर मुल्की मौजूद थे अफगानी, आप उनकी सपोर्ट करते हैं, उनको लेके कल आप जलसा कर रहे हैं, उनके आप सहूलतकार बने हुए हैं, आप रियासत के साथ नहीं खड़े हैं, किसी भी फितने फसाद नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद 100 अफराद ने 6 घंटे तक शाराए फैसल को जैम करके रखा। 500 से ज्यादा अफराद किसी जगह पर नजर नहीं आए। अक्सरियत जो थी वो अफगान बाशिंदों की थी। जो गैर कानूनी शहरी हैं यहाँ पे, उनकी बड़ी तादाद ने कल पीटीआई के इस प्रोग्राम में सियासी पनाह ली और उनके साथ शहर में दंदनाते फिरे। इनको सियासी जलसा इस तरह करने की इजाजत ना दी जाए। हम दहशतगर्दों को साजगार माहौल प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ, सिंध में मुस्लिम लीग नून का गवर्नर अनकरीब लगेगा। उसका एक टाइम मुख्तस है, लेकिन गवर्नर लगेगा इंशाल्लाह। और नून लीग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस मुलाकात में केपी को सियासी सूरत हाल, अवामी फलाह, तरक्याती मंसूबों और गवर्नर से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा केपी के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह बनाएं। कुछ अरसा कबल हरीपुर में तलबा में मेरिट पर लैपटॉप तकसीम किए गए। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों के लिए मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी आइंदा भी जारी रहेगी। मुलाकात में इसहाक डार, अता तारड़, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल और दीगर भी शरीक थे। 15 रुकनी सऊदी दिफाई वफ्द ने वजारत खारजा का दौरा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि एडिशनल सेक्रेटरी ने वफ्द को खारजा पॉलिसी और पाक सऊदी ताल्लुकात पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के बाद इंटरैक्टिव सेशन भी मुनक़िद हुआ। वफ्द के सरबराह ने इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी दिफाई वफ्द पाकिस्तान के मुतालियाती दौरे पर है और दौरा दोनों मुल्कों के दिफाई और सलामती ताल्लुकात का मज़हर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत और 8 तैयारों की तबाही का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन जानें बचाईं। अमेरिकी सदर ने कहा ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। 8 wars like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. I've saved tens of millions of lives. You know, the Prime Minister of Pakistan came here and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives having to do with Pakistan and India, and that was going to be raging. So, you know, but I'm honored that she's coming here. I look forward to meeting her, yes. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities and watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. We are open for business. China can buy all the oil they want from us there or in the United States. Russia can get all the oil they need from us. कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वजीर आजम पर बरस पड़े। कहते हैं कि अमेरिकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोले, सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, खामोश क्यों बैठे हैं?
ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد مظاہرے بے قابو ہو گئے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں 14 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 62 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں 48 عام شہری بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ رات سے احتجاج میں مزید شدت آ گئی ہے۔ متعدد شہروں میں شدید جھڑپیں ہوئیں، مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی۔ سیکیورٹی ادارے تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کر چکے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ سروس بدستور بند ہے۔ پاکستان نے ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کا ایران کی صورتحال پر اہم بیان، کہا قیمتوں میں اضافے پر تاجروں کاروباری حلقوں کے پرامن احتجاج کو حکومت نے تسلیم کیا۔ بعض فسادی اور غیر ملکی اثرات کے حامل عناصر نے پرامن مظاہروں کا غلط فائدہ اٹھایا۔ فسادی عناصر نے بازار، رہائشی علاقوں اور حکومتی اداروں پر حملے کیے۔ فسادی عناصر نے احتجاج کو انتشار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ایران کا واضح پیغام ہے، انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے گا۔ امریکی پالیسیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ ایرانی سفیر برائے اقوام متحدہ امیر سعد ایروانی نے لکھا کہ ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات مسترد کرتے ہیں۔ امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں، UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی سفیر نے لکھا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ جیکب آباد میں 1 ماہ پہلے مبینہ طور پر اغوا کی گئی خاتون کے نومولود بچی کی لاش والد کو بھجوا دی گئی۔ باپ اپنی نومولود بیٹی کی لاش اور اہل خانہ کے ساتھ پریس کلب پہنچ گیا۔ شوہر نظام الدین سومرو نے کہا حاملہ بیوی کو 1 ماہ پہلے اغوا کیا گیا تھا، پولیس اہلیہ کو بازیاب کرانے سے قاصر ہے۔ موسیٰ بلوچ سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بتائیے کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے، پولیس نے کیا بتایا اس واقعے کے بارے میں؟ جی آج صبح جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کے پریس کلب کے سامنے گاؤں صاحب ڈنو سومرو کے رہائشی نظام الدین سومرو نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بچی کی نومولود بچی کی لاش اٹھا کر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 ماہ قبل ان کی حاملہ بیوی کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا اور تاحال پولیس اس کی بیوی کو بازیاب کرانے میں پولیس ناکام رہی ہے، اور آج صبح بعض سر لوگوں کی معرفت جو ہے ان کی نومولود بچی کی لاش جو ہے گزشتہ رات دیر سے ان کے حوالے کی گئی تھی، اور تاحال ان کی بیوی کو پولیس بازیاب نہیں کرا سکی، اس لیے وہ مجبور ہو کر بچی کی لاش اور اہل خانہ کے ہمراہ انصاف کے لیے پریس کلب پہنچا ہے۔ اس حوالے سے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے NC داخل کی ہے، اب تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ موسیٰ بلوچ آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں پانی کی قلت کے حوالے سے اجلاس۔ پانی کی کمی کے سدباب کے لیے جامع پلان پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ CDA اور پنجاب حکومت کے تعاون سے جڑواں شہروں کے لیے ڈیمز بنائے اجلاس میں جائیں گے۔ 2 تارا اور شادرہ ڈیم منصوبوں پر جامع بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے روڈ میپ پر عمل درآمد کا جامع پلان 10 روز میں طلب کر لیا۔ محسن نقوی نے پانی کی چوری اور کنیکشن کے غلط استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ برطانیہ اور یورپ شدید سردی اور برف باری سے معمولات زندگی شدید متاثر ہے۔ خراب موسم کے باعث فضائی اور زمینی سفر میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔